कवर हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं हम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपके पिछले चैप्टर में भी था लेकिन वहां हमने इसे लिफ्ट नहीं कराई थी, अब हम इसको करेंगे और ये है सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। आपको हाँ जरूर हुई होगी इस बात पे कि सर ने नेशनल इनकम के बारे में या सर्कल फ्लो के बारे में जिक्र तक नहीं किया। तो मैं उस चैप्टर में इसको पढ़ाना ही नहीं चाहता था, एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं इस चैप्टर में जब आऊं तो तब मैं आपके साथ बात करूं सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पे। तो ये मैंने इसलिए किया। अब सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को जब आप देखते हैं तो ये दो तरीकों से देखा जाता है। ये देखा जाता है टू सेक्टर इकोनॉमी में और देखा जाता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी में और देखा जाता है फोर सेक्टर इकोनॉमी में। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर जो बुक हमें दी आई कैप ने, तो उसके अंदर दो तरह का मैंने देखा है, एक टू सेक्टर और एक फोर सेक्टर। लेकिन फोर्थ सेक्टर को इस तरह बनाया गया है जैसे कि कोई टेम्परेरी तौर पे बना है, बस बता दिया गया है कि ऐसा एक सर्कल होता है, लेकिन कोई ज्यादा इंटरेस्ट से उसके ऊपर बात नहीं की गई। अच्छा, ऐसा जब होता है तो हमें फौरन अंदाजा हो जाता है कि आई कैप का मतलब ये है कि हमारा फोकस इस पे है और हम पेपर में यही पूछेंगे। जब भी कोई डायग्राम ऐसी बनती है, जब भी कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन आती, जैसे वो मैंने बताई थी ना, उसकी एक्सप्लेनेशन है क्या नाम लेते हैं चैप्टर नंबर 3 में, पर्टिकुलरली डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट की, जिसको कोवेब थ्योरम कहते हैं। तो वो देखते ही अंदाजा हो जाता है कि ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता आई कैप इसमें। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, तो इसमें बड़ा साफ नजर आता है कि टू सेक्टर इकोनॉमी पे इतनी तवज्जो और इसकी तरफ सिर्फ 2 4 5 लाइनें, तो ये बता देती है कि इसकी तरफ इतनी खास तवज्जो नहीं है आई कैप की। तो चूंकि हम आई कैप के स्टूडेंट हैं तो हम तो आई कैप वाला ही काम करेंगे, ज्यादा तवज्जो टू सेक्टर पे देंगे और फोर सेक्टर वाला फिर जो है उसको सिर्फ वैसे ही करेंगे जैसे उन्होंने किया, हम भी वही करेंगे। अब बात ये आ गई कि टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन है और थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर सेक्टर में कौन है। ये बात अभी पिछले ही दिनों आपके साथ डिस्कस हुई थी कि टू सेक्टर का मतलब है कि यहाँ दो एंटिटीज हैं या दो एजेंट्स हैं, एक हाउस होल्ड है, एक हाउस होल्ड है, एक इसके अंदर बिजनेसेस हैं। ठीक हो गया ना बच्चों? तो जब ये दो हैं तो ये बन गया आपका टू सेक्टर, ये बन गया टू सेक्टर। लेकिन अगर इसके अंदर हमने मजीद एजेंट्स लाने होते तो हम गवर्नमेंट को भी ले आते और इसके साथ साथ हम फॉरेन बायर को भी ले आते या फॉरेन ट्रेड को भी ले आते। ठीक है जी, तो हमने क्या किया कि अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे। अगर अगर गवर्नमेंट भी बीच में आ जाए तो फिर ये थ्री सेक्टर बन जाएगा, यानी ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये थ्री सेक्टर है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ले जाएंगे तो ये फोर सेक्टर बन जाएगा। लेकिन हमारा जो ताल्लुक है वो फिलहाल टू सेक्टर के साथ है, फोर सेक्टर या थ्री सेक्टर को भी मैं नहीं देख रहा। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि टू सेक्टर में एक तो हाउस होल्ड है और एक बिजनेसेस है, तो हम इन्हीं दोनों पे बेस करके एक जो है आपका बिजनेस साइकिल बना देते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो बिजनेस साइकिल है इसमें दो एंटिटीज हैं, मैं दोनों ही एंटिटीज यहाँ पे रख देता हूँ आपके सामने। एक तो आपके हैं घराने, जिसको आप कहते हैं हाउस होल्ड्स, जिसको आप कहते हैं हाउस होल्ड्स। ठीक है जी। दूसरी तरफ है आपकी बिजनेसेस, जो कि आपके कारोबारी इदारे हैं। ठीक है जी, इनको आपने नाम दे दिया है कि ये इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और बिजनेस के इदारे हैं, तो ये हमारे बिजनेसेस हैं और ये हमारे हाउस होल्ड्स हैं। अब सवाल ये है कि कौन किसको क्या दे रहा है और कौन किससे क्या ले रहा है। तो आप अगर गौर करेंगे तो हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं वो हमारे बिजनेसेस को कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी तरफ से इनको
4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्हें दे रहे हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके अंदर लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और तीसरे वाला, चौथे वाला क्या था शाबाश बच्चों? हाँ, चौथे वाला था एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये जनाब हमारा चौथा फैक्टर है कि देखिए, मजदूर घर से चलता है फैक्ट्री जाता है, वर्कर घर से चलता है फैक्ट्री जाता है, जिस जगह पे ऑफिस बनता है, कोई चीज बनती है, अक्सर हाउस होल्ड नहीं खरीदी होती है, जो लोग घरों में रहते हैं उन्होंने खरीदी होती है ना, तो वो बिजनेस को देते हैं और उसे रेंट लेते हैं। इसी तरह बिजनेसेस सेविंग घराने सेविंग करके कारोबारों को प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन में आपने सुना था। और इसी तरह जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो घरों से निकलते हैं और अपने कारोबार पे जाते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये 4 फैक्टर यहाँ से यहाँ जाते हैं, और बिजनेसेस इन चारों फैक्टर्स को इसके बदले में, बिजनेसेस है इन चारों सेक्टर्स को इसके बदले में जो प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं इनको, शाबाश, वो इन्हें प्रोवाइड करते हैं इनके रिवार्ड्स। ठीक है जी, वो इनके रिवार्ड्स इन्हें प्रोवाइड करते हैं, और ये जो रिवार्ड्स हैं इसको हम कहते हैं, ये इनके रेंट हैं, ये इनकी वेजेस एंड सैलरीज हैं। ठीक है जी, ये इनके कैपिटल का इंटरेस्ट है, और ये इनके लिए एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट है। ये 4 चीजें हैं, यानी उन्होंने इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए, और इन्होंने उन्हें रेंट, वेजेस, सैलरीज और उसके साथ साथ इंटरेस्ट और प्रॉफिट प्रोवाइड किया। अब अगर आप देखें तो जो चीजें प्रोवाइड की गई हैं बिजनेसेस को, उन्होंने भी उन्हें जो है वो इसी तरह नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे कन्वर्ट करके वापस कर दिया घरानों को, और इसको कन्वर्ट करके दिया है उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज में। तो उन्होंने इसे कन्वर्ट करके दिया किसमें? शाबाश, दे हैव कन्वर्टेड इट इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। तो उन्होंने इन्हें गुड एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करके दे दिया। अब घरानों ने जो पैसे कमाए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करके, उन्होंने वही पैसे निकाले और दे दिए बिजनेसेस को एज अ पेमेंट अगेंस्ट या रिवॉर्ड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट उन्होंने इन्हें रिवॉर्ड दे दिया। अब ये जो ब्लैक में साइकिल है, ये देखें तो ये हमारा मनी का साइकिल है, पैसों का साइकिल है, और ये जो हमारा ब्लू में साइकिल है, अगर इसे हम गौर करें तो ये हमारा रियल सेक्टर है, या ये हमारा रियल सेक्टर है। रियल सेक्टर में एक तरफ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, और ब्लैक वाली लाइन को देखें तो पैसा चलता है बिजनेसेस से, जाता है हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड वो उस पैसे को खर्च कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, और वो पैसा चला जाता है बिजनेसेस को वापस। इस तरह ये 2 साइकिल्स, ठीक होगी बात। तो अगर आप इस चीज को देखते हो तो आप एक नतीजे पे पहुंचोगे कि सर, अगर सारे पैसे ही एक जगह से खर्च हो जाते हैं, तो जितने पैसे हम कमाते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप से, अगर वो सारे ही खर्च हो जाते हैं, तो फिर तो बड़ी आइडियल कंडीशन है। हम ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम बराबर होती है, किसी भी कौम की नेशनल इनकम बराबर होती है उसके नेशनल एक्सपेंडिचर्स जो वो गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं। ठीक है जी, नेशनल एक्सपेंडिचर्स वो गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं, और जो वो वैल्यू ऑफ द नेट आउटपुट के जो वो नेट आउटपुट बनाते हैं उसके बिल्कुल बराबर होते हैं।
इसमें कोई शक की बात नहीं कि जितनी वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उसकी वर्थ और हमारे कौम के खराजात बराबर होते हैं। एक तरफ हम गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम नेट वर्थ ऑफ आउटपुट को भी असेस कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें इक्वलेंट होती हैं। लिहाजा यहां तक हमारी बात जो है वो क्लियर होगी। ग्रीन वाला रिपीट कर देते हैं कि देखिए, एक तरफ हमने गुड्स एंड सर्विसेज का जो है मुआवजा अदा किया, ये मुआवजा अदा किया जी हमने, ठीक है, ये मुआवजा हमने अदा किया, ठीक है। तो ये मुआवजा हमने उतना ही अदा किया ना जितने की गुड्स एंड सर्विसेज थी। इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आउटपुट की वर्थ और दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंडिचर जो हमने किए हैं वो दोनों बराबर हैं, वो दोनों बराबर है। यानी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, नेट वर्थ ऑफ आउटपुट, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू और हमने जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो सारे आपस में बराबर है और वही हमारी नेशनल इनकम है। क्लियर बच्चों? अच्छा, चलिए, तो अब आपने जहन में ये रखना है कि देखिए, जिस तरह आप एक डॉक्टर को देखते हैं या एक मेडिकल साइंस में आप देखते हैं, तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएं तो उसको जो फिक्र होती है किसी भी बुजुर्ग आदमी के मुतालिक, किसी भी मिडिल एज्ड आदमी के मुतालिक, वो सबसे पहले जिस चीज पे नजर डालता है वो क्या होती है? शाबाश, वो है उसका ब्लड प्रेशर। क्यों? देखिए, ब्लड क्या काम करता है, कभी आपने सोचा है ब्लड क्या काम करता है? ब्लड जो है हमारे जिस्म से एक जगह से एनर्जी लेता है और अपने अंदर मिक्स कर लेता है, क्या, जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं, और वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेके सेल्स के पास जाता है और उन्हें प्रोवाइड करता है। ऐसा ही है ना भाई, अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझे तो ये कॉन्सेप्ट बनता है ना कि ब्लड ऑक्सीजन और एनर्जी लेकर निकलता है गालिबन लीवर से और उसको लेके पहुंचता है हर सेल के पास, ठीक है जी। तो ये क्या है? ये ब्लड फ्लो करता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर है ये हमारा ब्लड है, क्योंकि खून सफेद हो गया आजकल, लेकिन हमारा खून काला, इधर काला पड़ा हुआ इकोनॉमिक्स में, कि जब पैसा इधर से इधर जाता है तो लैंड, लेबर और कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप पहुंचा देता है बिजनेसेस को, और जब पैसा घरों से जाता है बिजनेसेस की तरफ तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर जाता है घरों को। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि पैसा सर्कुलेट करता रहेगा, बिजनेसेस को लैंड, लेबर और कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप मिलती रहेगी और घरानों को जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज मिलती रहेगी। तो ये पूरा साइकिल है कि हमारा पैसा एक तरफ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का बाइस बनता है, पहुंचाने का बाइस बनता है, और दूसरी तरफ हमारा पैसा जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदने के काम आता है। और ये अगर साइकिल स्ट्रांग होता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, और अगर ये साइकिल रुक गया तो हमारी इकोनॉमी भी कमजोर हो जाएगी। तो जो हैसियत ब्लड की है इन बॉडी, वो हैसियत पैसे की है इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में मनी फ्लो इज ब्लड प्रेशर, इकोनॉमी का मनी फ्लो जो है ब्लड प्रेशर है, और हम इसका ब्लड प्रेशर चेक भी करते हैं। आमतौर पे उसको आप ब्लड प्रेशर कहते हो ना ब्लड को, हम इसे वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं, हम इसे वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं कि पैसा कैसे सर्कुलेट होता है। और ये कॉन्सेप्ट जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 में मैं आपको बताऊंगा कि वहां ब्लड प्रेशर चेक होता है, तो यहाँ मनी की वेलोसिटी चेक होती है कि कितनी तेजी से ये फ्लो कर रहा है। तो ये हमारी लाइफ है इकोनॉमी की, हमारी लाइफ लाइन है इकोनॉमी की, क्या? ब्लड, मनी, कि मनी सर्कुलेट करेगा तो पैसा सर्कुलेट करेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके मुतालिक बताना जरूरी है कि फिर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो मनी है ये हमारी इकोनॉमी से निकले ना। लेकिन हमें इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि इकोनॉमी कमजोर भी हो सकती है और ताकतवर भी हो सकती है। तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी ताकतवर कैसे हो सकती है? तो वो कहते हैं, देखें जी, इकोनॉमी ताकतवर हो सकती है अगर आप इसको इंजेक्शन लगाएं ताकत के। तो हम उनसे पूछते हैं, अच्छा जी ताकत के इंजेक्शन क्या है? तो वो कहते हैं ताकत के इंजेक्शन इसके जो है वो 3 तरह के हैं। हम पूछते हैं, अच्छा चलो बताओ जी।
कि ये इंजेक्शन कौन से वाले हैं, हम भी लगवा लें, हमारी भी इकोनॉमी अच्छी हो जाए। तो हम कहते हैं अच्छा जी बताएं जी कौन कौन से इंजेक्शन लगाएं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए। वो कहते हैं जी देखें, एक तो इंजेक्शन मिलता है मुख्तलिफ मुल्कों से इन्वेस्टमेंट। आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ज्यादा टूल्स एंड इक्विपमेंट आएंगे, कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपकी इकोनॉमी में मनी बढ़ जाएगा। एक तो इन्वेस्टमेंट, या तो ये प्राइवेट लोग करें, या तो ये प्राइवेट लोग करें, या ये बाहर से आने वाले लोग करें, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गई। लेकिन हम जब किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं वो नहीं सोचता कि यार ये तो टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो तो अपनी पूरी बात करेगा ना। वो कहता है जी एक तो ये कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें, दूसरा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे। यानी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए, तो दोनों बातें बड़ी नुमाया हैं। या तो प्राइवेट बिजनेस जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में ज्यादा पैसा लगाए, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में ज्यादा पैसा लगाए, या वो सेविंग लोगों से मांगे बैंकों के जरिए, उसको लेके पैसा लगाए, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाए, वो बेशक डैम्स बनाए, बेशक वो रोड बनाए, बेशक वो रेलवे सिस्टम बनाए, जो मर्जी करे, तो इससे इकोनॉमी का जो पहिया है वो तेज हो जाएगा। तीसरी चीज हमने पूछी जी, तीसरी चीज कौन सी है, तीसरा इंजेक्शन कौन सा? वो कहता है जी तीसरा इंजेक्शन जो है वो है एक्सपोर्ट का, कि आपकी इकोनॉमी ज्यादा चीजें बनाए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, और वो गुड्स एंड सर्विसेज इतनी अच्छी क्वालिटी की हों कि लोग हाथों हाथ उसे खरीदें और आप इन्हें मुल्क से बाहर भेजें, इन्हें मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट कर दें। तो ये भी इंजेक्शन है। तो मैंने लॉजिकली जब सोचा, पहले मैं बड़ी देर सोचता रहा, फिर मेरे जहन में आया कि जब इन्वेस्टमेंट होती है, फर्ज कीजिए चाइनीज आते हैं तो वो आके पैसा हमारी इकोनॉमी पे लगाते हैं, तो पैसा आ रहा है, इकोनॉमी में लग रहा है, सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, जनरेटर लगा रहे हैं, बिजनेस फ्लो हो रहा है। जब गवर्नमेंट सड़कें बनाती है, डैम बनाती है, तो पैसा पहले जाता है कॉन्ट्रैक्टर के पास, फिर जाता है छोटे छोटे जो है मजदूरों के पास, तो उससे भी तो आखिर वो सड़क भी तो हमारे लिए एक टूल है, इक्विपमेंट है, जिसके ऊपर एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं और अपनी वर्थ बढ़ाते हैं, और डैम है जिससे हम बिजली बनाते हैं, तो वो भी एक वर्थ की चीज है। फिर मैंने सोचा कि एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट से मुझे ख्याल आया कि माल बाहर जाएगा, डॉलर अंदर आएंगे, माल बाहर जाएगा, डॉलर अंदर आएंगे, तो वो जो डॉलर अंदर आएंगे भाई, वही तो मेन ब्लड है हमारा। तो मान लिया कि ये तीन इंजेक्शन अगर ये इकोनॉमी को लगवाए जाएं तो इकोनॉमी तगड़ी हो सकती है और इसके अंदर मनी का फ्लो बेटर हो सकता है। तो क्या इस पर तमाम बच्चों को इत्तफाक राय है कि मैं सही कह रहा हूं? जी बच्चों, अगर आपको बात समझ आ रही है तो एक जी लिख के एंटर कर दी। भाई इतना बोल रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो जी तो अच्छे वाला कर बोल लगा दो ना यार। अच्छा, तो हीरा बेटी बात यह है कि जब कोई कारोबार पैसे लगाता है, मजीद टूल्स खरीदता है, मशीनें खरीदता है, तो बेटा पैसा तो आ गया ना फ्लो में कारोबार के। और जब हुकूमत ने डैम बनाया तो बिजली तो बननी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? और इसके साथ साथ हमने जो एक्सपोर्ट की है उससे भी तो पैसा मुल्क में आएगा, वो भी कारोबार पे लगेगा। जैसे सियालकोट वाले स्पोर्ट्स का सामान भेज दें, वजीराबाद वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट कर दें, तो पैसा तो आ गया ना मुल्क में, और उससे वो और टूल्स और मशीनें लगाएंगे, तो इस तरह कारोबारी दुनिया में फ्लो होगा। तो हाफिज साहब, हर बीमारी के इलाज की जो दवाई है उसके साथ उसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसी तरह यहाँ पे भी। ये तो मैंने इसलिए पूछा चूंकि मेरा पाकिस्तान में एक कीन इंटरेस्ट है कि इसमें कैसे किया जाए, लेकिन खतरे भी तो होते हैं ना, कि पैसा लीक भी तो हो जाता है, पैसा निकल भी तो जाता है। इसको हम कहते हैं ये है विड्रॉल। क्या जी? विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब ये है कि इससे ब्लड निकाल के किसी और को लगा दिया आपने, इसका पैसा निकाल के किसी और को लगा दिया। वो कैसे? देखिए, अगर आपने सेविंग की है और वो सेविंग आपने किसी बैंक में भी नहीं रखी, आपने वो सेविंग होल्डिंग में कन्वर्ट कर दी है,
यानी जैसे आप में से अक्सर बच्चे गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में तो अक्सर यह वाकयात सुनने में आते हैं ना कि घर के कॉरिडोर में फिर रहे थे, अचानक पैर जमीन के नीचे चला गया। अच्छा, अब आप अक्सर बच्चे देखते हैं कि क्या होता है कि हमारे घरानों में जो है वो पैसे जो हैं वो रख के किसी मटके में, किसी तिजोरी में, मिट्टी में दबा देते हैं। तो अक्सर होता है कि ज़मीन पैर में पड़ा और जनाब पुराना एक मटका निकला है, पता चला परदादी ने पैसे रखे हुए तो वो निकला है। अब पैसे तो ज़ाहिर है उस दौर के वो तो हो गए पुराने, तो जो सोने की शरफियाँ निकली वो काम में आ गई। तो इस तरह की जो होर्डिंग्स है कि लोग पैसा जो है वो घरों में रख लेते हैं, दोबारा ना तो कंज्यूम करते हैं ना वो उसको इन्वेस्ट करते हैं कहीं, तो नतीजा ये है कि ये होर्डिंग जो है ये वेस्ट ऑफ हो जाती है, ये विदड्रॉ हो जाती है। ठीक है, और ये पैसा जो है ये कहीं स्टक हो जाता है, जाके ये रास्ते में कहीं रुक जाता है। तो ये ऐसे ही है जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जिसमें, इस तरह ये पैसा वहीं कहीं फंस जाता है, ये बेकार हो जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि जो है ये भी होता है कि गवर्नमेंट जो है वो बजाय इसके कि पैसे पास से लगाए, बाज़ वक़्त गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लगा देती, और टैक्सेस लगा के ये पैसा जो है पूरी तरह खर्च नहीं करती, बल्कि वो ये करते हैं कि ये पैसा जो है ये उठा के कहीं कंपलसरी सेविंग्स होती हैं, उठा के इस पैसे को कहीं नॉन डेवलपिंग खर्च कर देते हैं। नॉन डेवलपिंग का मतलब है कहीं पैसा जो है वो बजाय इसके के लगाने के, कहीं खर्च करने के, उन्होंने भी पैसा लगाया और चुप के उसको मरकजी खजाने में रख दिया। तो ये पैसा भी लीक कर गया। हाँ, अगर वो किसी प्रोजेक्ट वगैरह पे लगा देते फिर तो बात और थी, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट पे भी नहीं लगाया। अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगवा दी और टैक्सेस लगवा के वो पैसा वेस्ट ऑफ कर दिया, पैसा ज़ाया कर दिया। ठीक है जी, पैसा वेस्ट ऑफ कर दिया, तो ये भी तो लीकेज हो गया ना, कि पैसा लेके भगा दिए, जो भी कर दिया तो पैसा वेस्ट ऑफ हो गया। ये भी आपके जिस्म से तो ब्लड निकल गया, आप हमारे जिस्म का सेविंग तो निकल गया हमारी इकोनॉमी का, या हमारी इकोनॉमी का पैसा तो निकल गया। तो चाहे किसी ने सेविंग करके मट्टी में दबा दिया, होर्डिंग कर दिया, या हुकूमत ने टैक्स लगा के कहीं वेस्ट ऑफ कर दिया, दोनों काम सेम ही है, दोनों विड्रॉल है। या फिर हमारी फजूल खर्च मुआशरे ने खाम खा इम्पोर्ट्स करना शुरू कर दी, मोबाइल इम्पोर्ट कर रहे हैं, चलो लैपटॉप तो ज़रूरत है लेकिन महंगे से महंगा मोबाइल इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो पैसा जो है मनी फ्लो आउटसाइड, तो पैसा बाहर चला जाएगा, चीज़ें अंदर आ जाएंगी, तो मनी फ्लो या मनी आउटफ्लो, मनी आपका आउटफ्लो हो जाएगा, आपके मुल्क का कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें जो विड्रॉल है, इसका मतलब सेविंग, टैक्सेस ज्यादा बहुत ज्यादा लगा के पैसा जाया कर देना, और इंपोर्ट, ये तीन चीजें नुकसान करती हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट जो है ये हमारे मुल्क को ब्लड देती है। तो ये हमारी पॉजिटिव्स हैं, अगर ये होंगे तो हमारे मुल्क में इंजेक्ट होगा, और ये होंगे तो हमारे मुल्क से सरमाया निकल जाएगा, वेस्ट ऑफ हो जाएगा। लिहाजा हमारी कोशिश यही होती है कि पैसे को ज़ाया होने से बचाएं। एक बात तो, दूसरा इसके अंदर जो है वो तीन अहम बातें हैं जिनका ख्याल रखना है हमें। वो क्या है? तीन बातों में से पहली बात यह है कि हमेशा याद रखना है कि नंबर वन, डिफरेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क, डिफरेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि जहां पे हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर होंगे, डेट इज द आइडियल स्टेज। जितना पैसा बचाएं सारा इन्वेस्ट कर दें, बैंकों पे लगा दें, तो हम एक तवाज़नी कंडीशन पे आ जाएंगे। दूसरी तरफ हमारा जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी हमारा लीकेज बनेगा। लिहाजा इसमें भी अगर सेविंग, टैक्सेस और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर ये भी बराबर हो जाए, तो हम एक आइडियल सिचुएशन पे आ जाते हैं। यानी हमारी आइडियल सिचुएशन सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बराबर होना है, या सेविंग टैक्सेस के साथ और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के साथ मिला के दोनों को इक्वेट होना चाहिए।
तो फिर इसका ये होगा कि जी आपने जितनी सेविंग की उतना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, आपने जितने टैक्सेस लगाए उतना पैसा आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो फिर तो कोई मसला नहीं, विड्रॉल और इंजेक्शन बराबर हो जाएंगे। ऐसी सूरत में विड्रॉल और इंजेक्शन बराबर हो जाएंगे, लिहाजा हमें नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी। दूसरी चीज यह है कि तीसरी चीज यह है कि इंपोर्ट्स तो होनी है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो टेक्नोलॉजी के, एक जमाने में चाइना जो है वो फूड बहुत एक्सपोर्ट करता था, आज भी करता है कुछ चीजें, लेकिन तब वो गुड्स एक्सपोर्ट करनी शुरू की जब, तो अब गुड्स एक्सपोर्ट करता है, फूड इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दुनिया के सारे मुल्क एक तरफ तवज्जो देते हैं तो दूसरी तरफ वो चीज जो है इंपोर्ट करनी पड़ती है। कोई मुल्क भी मुकम्मल खुद इंसार मुश्किल से ही होता है। लिहाजा डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी जो है वो भी नहीं होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लिहाजा एक सेंस में देखा जाए तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है अगर सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को हम एम से डिनोट करते हैं, एक्सपोर्ट को एक्स से, और दूसरी तरफ जो है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स बराबर हो जाए, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाएगा। यानी जितनी आपने इंपोर्ट की उतनी आपने एक्सपोर्ट कर दी, तो लिहाजा अगर कोई विड्रॉल हुआ भी था तो उतने का इंजेक्शन लग गया। तो लिहाजा इस तरह इकोनॉमी स्टेबल कंडीशन में आ सकती है। ठीक है जी। तो ये इसके लिए आइडियल कंडीशन हो सकती है कि विड्रॉल और इंजेक्शन बराबर हो जाए। लेकिन अगर बिल फर्ज किसी इकोनॉमी में जो है वो सेविंग ज्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, ठीक है जी, सेविंग ज्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, तो इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी, इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी। और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है सेविंग से तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसी तरह अगर सेविंग और टैक्सेस मिलाकर ये ज्यादा हो जाते हैं, टैक्सेस और सेविंग, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, तो इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी। लेकिन अगर फर्ज कीजिए सेविंग और टैक्सेस से गवर्नमेंट के अखराजात और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाते हैं तो फिर इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसी तरह अगर सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट ज्यादा है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट से, तो इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी। लेकिन अगर सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स कम है, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात जो हमें डिस्कस करेंगे आगे चल के वो ये होगी, इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होने चाहिए, सेविंग कभी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, इकोनॉमी ग्रो करेगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने फिलहाल एक ये पॉइंट याद रखना है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होने चाहिए, और दूसरा ये याद रखना चाहिए कि ये दोनों इक्वल है तो बैलेंस है इकोनॉमी। लेकिन अगर सेविंग ज्यादा हो गई तो इकोनॉमी नीचे की तरफ जाएगी, और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई तो इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाएगी। ये चीजें मैं आपको लेटर ऑन याद खुद ही करा लूंगा, इसकी अभी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अगर ना हुई तो फिर लेटर ऑन में इसको, बल्कि याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम आगे जाके कर लेंगे। अब यहाँ पे आके ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। अब जो अगर आप बात करते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी पे, तो जैसा कि मैंने आप सब बच्चों को कहा कि 4 सेक्टर इकोनॉमी कोई इतनी ज्यादा डिमांडेड टॉपिक नहीं है एग्जाम में, हाल दो, लेकिन चूंकि वो बुक में दिया है तो मैं एक दफा डायग्राम बना देता हूँ, आपको जरूरत भी पड़ी तो आपको वहां डायग्राम बन गई तो समझिए एक्सप्लेनेशन हो गई। देखिए डायग्राम हमारी वही रहेगी इनिशियली जो हमने वहां पे बनाई है, क्या
कि एक तरफ हाउस होल्ड्स हैं, और दूसरी तरफ हमारी फर्म्स हैं। आप ये जानते हैं कि हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं वो हमारी बिजनेसेस को या हमारे इदारों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन थोड़ा स्टीम भी निकाल देते हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं हमारी माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो ये इदारे जो हैं जवाबन इन्हें अदा कर रहे हैं रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बात तो ये होगी, वो उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो उसके जवाब में उन्हें जो है वो रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो जो आपने लैंड, लेबर और कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड की थी, उसको कन्वर्ट करके ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप दूसरी पार्टी को देखते हैं तो वो इसके जवाब में इन्हें, यानी हाउस होल्ड्स हैं, इनके जवाब में इन्हें इनकी प्राइसेस या इनके रिटर्न्स अदा करें, रिटर्न्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह एक साइकिल तो ये तो वही साइकिल आप कहेंगे जी ये तो टू सेक्टर इकोनॉमी है, ये तो पहले हमें पता था। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं इसमें तीसरा सेक्टर ऐड करता हूं जिसे मैं कहता हूं गवर्नमेंट, तो ये आ गई आपकी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है क्या ले रही है और क्या दे रही है, ये बात जानने की है ना जी। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे घरानों से यानी हमारी सैलरीज वगैरह से टैक्सेस लेती है, आपको तो पता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है जी जो कमाया उस पर हमने पैसे लेने हैं। तो गवर्नमेंट इसमें से हमसे टैक्सेस ले रही है, और वो कुछ दे भी रही है, ये नहीं कि दे नहीं रही, हाँ दे थोड़ा रही है, लेकिन दे तो रही है। बहरहाल वो हमें क्या दे रही है, हमें इसके जवाब में वो ज्यादातर अगर आप कहेंगे तो कुछ लोगों को ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि गरीब लोगों को बेनजीर स्कीम से पैसे आ जाते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ही है ना। यानी अगर देखा जाए तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन लोगों को मिल रहा है, ये इसके बदले में दे तो कुछ नहीं रहे, तो जब कुछ ना दे रहे हो तो ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट हो गई ना। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट आमतौर पे एक्सचेंज ये होता है, मैं आपको ग्लास दे के पैसे ले लूं, पेन दे के पैसे ले लूं। लेकिन अगर खाली पैसे दिए जा रहे हैं, जैसे कोई बोनस दिया जा रहा है या जैसे कोई आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जा रहा है, तो वो जो है वो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है आपकी। ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट दे रहे हैं आपको, ठीक है, हैंडीकैप अलाउंस दे रहे हैं, बाकी चीज़ें दे रहे हैं, कोई वेलफेयर के लिए लोगों को पैसे वगैरह देते हैं गरीबों को, तो ये प्रोवाइड करते हैं। या सरकारी मुलाजमीन हो तो उनको वो सैलरी भी दे देते हैं। अब रही बात ये कि जहां तक ताल्लुक है, अच्छा जी बच्चों, अब अगर आप देखें तो एक तरफ आपको ये नजर आ रहा है कि टैक्सेस जा रहे हैं हुकूमत की तरफ, और हुकूमत जो है वो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स दे रही है हाउस होल्ड्स को। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत बिजनेसेस से टैक्स नहीं लेती? तो आप फौरन चीजें नहीं, सारी ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो टिका के टैक्स लेती है बिजनेसेस से, बल्कि उनसे तो शायद और भी उनके ऊपर जरा शिकंजा टाइट कर देती है अगर पैसे अच्छे कमा रहे बिजनेसेस। तो लिहाजा जी टैक्सेस जो है वो लगते हैं बिजनेसेस पे, लेकिन बिजनेसेस को भी हुकूमत फैसिलिटेट करती है, ऐसी बात नहीं है। बास मटेरियल सब्सिडाइज रेट पे दे देती है, जैसे अक्सर फार्म हाउस के लिए जो है या फार्मर्स के लिए जो है वो सब्सिडीज दे दी जाती हैं, यानी उनको सस्ते रेट पे खाद, गंदम के लिए बीज और इस तरह की चीज़ें दे दी जाती, या उन्हें कोई और फैसिलिटीज़ दे दी जाती हैं, इसके अंदर रिबेट्स वगैरह दी जाती हैं, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो है उनको भी सहूलियात दी जाती हैं। तो इस तरह हुकूमत टैक्स आम आदमी से भी लेती है, उससे भी सहूलियात देती है, और जो बिजनेसेस हैं उनको भी, उनसे भी टैक्स लेती है और सहूलियात देती है, और बाकी का सारा पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर देती है, यानी सड़कों पे, डैम पे, बाकी चीज़ें बनाती है हुकूमत।
अच्छा, आल दो कि हम चाहते नहीं कि टेक्निकली वो बातें भी बीच में लाएं, जितना हम ज्यादा छेड़ेंगे उतना ज्यादा मामला लंबा होता जाएगा। अच्छा, अब बात रह गई है कि इसके बाद आगे आपके फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर से मुराद है आपके फॉरेन बायर और सेलर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब जब ये आ गया तो इकोनॉमी हो गई फोर्थ सेक्टर, क्योंकि पहले ये दो थे तो सिर्फ टू सेक्टर थी, फिर ये आ गए जनाब तो तीन सेक्टर हो गए, अब चौथा सेक्टर भी आ गया, फॉरेन सेक्टर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर भी आ गए। अब जब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आ गए तो जनाब मसला ये है कि एक तरफ पैसा जो है वो फर्म्स जो हैं वो, जाहिर है हमारी फर्म्स कारोबार करती हैं और बाहर के मुल्कों में काफ़ी चीज़ें भेजती हैं, जैसे कपड़ा जाता है आपके फैसलाबाद से, स्पोर्ट्स का सामान जाता है सियालकोट से, और फैसलाबाद से आपके जो है वो वजीराबाद से आपके जो है वो लाते जराही जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाहर के लोग भी बड़े कमाल हैं, वो भी हमारे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा मटेरियल देते हैं, यानी इंपोर्ट भी होती हैं। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी का तो सारा मटेरियल बाहर से आता है, तो बिजनेसेस भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो हमारे घराने हैं वो भी टिका के इंपोर्ट करते हैं। ये तो फानूस भी बाहर के लगाते हैं, लाइटें भी बाहर की लगाते हैं, चीज़ें भी बाहर की यूज़ करते हैं, तो घरों में बेशुमार इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट घराने भी करते हैं। लेकिन क्या घराने एक्सपोर्ट नहीं करते? नहीं नहीं, घराने भी एक्सपोर्ट करते हैं। किसी के फादर अमेरिका में गए हुए हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं, किसी के फादर सऊदीया में हैं, वहां से पैसे कमा के भेज रहे हैं। तो हम सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करती है, हमारी लेबर की सर्विसेज भी जाती हैं वहां पे, ठीक है, तो हमारी लेबर की सर्विसेज भी जाती हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारे, तो अब अगर आप दूसरी तरफ से देखते हैं तो ये सर्विसेज भी देते हैं और इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी, और किसी ने बाहर इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, बाहर कैपिटल लगाया हो सकता है, तो इस तरह ये फॉरेन सेक्टर भी आ गया। तो ये चार सेक्टर पूरे हो गए। आल दो कि ये पेपर में इतना एड्रेसेबल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लें इसमें करना क्या है। एक ये ऐड करना है आपने, एक ग्रीन ऐड करना है, बाकी ये मैंने इसके साथ नोट्स अटैच कर दिए अपने, अगर आपने रीड करना हो तो आप इनको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह।